हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का अध्याय 2, जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। तो इस पूरे पार्ट को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि पार्ट थोड़ा सा लंबा है और मैं चाहती हूँ आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझें। तो इस वीडियो में हम इस पार्ट की जो शुरुआत में जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं दे रखी हैं उनको अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे, और पेपर में लिखने लायक जिस तरीके से हमें पेपर में आंसर लिखना है उस तरीके से हम इसको याद करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ को बिना किसी देरी के जैव विविधता के साथ। तो जैव विविधता देखो क्या होता है। जैव यानी कि जीवित, विविधता यानी अलग अलग तरह के जीवित प्राणियों और पेड़ पौधों में विविधता पाई जाना। तो देखो, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे तथा अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, जैव विविधता। विभिन्न क्षेत्रों में हम अगर मैदानी क्षेत्र में देखेंगे तो हमें अलग तरह के पेड़ पौधे जैसे जामुन, आम ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं, और जीव कैसे दिखाई देते हैं, जैसे सांप, छिपकली, चिड़िया ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, शेर, बाघ ऐसे जीव जंतु दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम किसी बर्फीले स्थान की बात करें जहाँ खूब बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पे हमें पेड़ पौधे तो ऐसे मिलते हैं जो शंकुनुमा होते हैं, जिनमें खूब अगर बर्फ़ गिरती है तो वो झड़ जाए नीचे, इस तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। भालू मिलता है जो ठंडी जगहों पे रह सकता है, बर्फीला भालू। पेंगुइन्स मिलती हैं। मतलब तो क्या हुआ, जैव विविधता यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के जीव जंतुओं का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। अब देखो, इसमें एक परिभाषा दी है आपकी पुस्तक में। वृक्ष क्या होते हैं? तो कुछ पौधों के तने ऊंचे होते हैं तथा कुछ पौधे के तने ऊंचे होते हैं तथा तने मोटे, कठोर और भूरे काष्ठी लकड़ी जैसे होते हैं। उनको क्या कहते हैं, वृक्ष। जो पेड़ पौधे होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। झाड़ियाँ होती हैं, शाख होती हैं और वृक्ष होते हैं। झाड़ियाँ जैसे जिनमें कांटे वाली एक ग्रुप में होती हैं झाड़ियाँ, जैसे कटिंगा वगैरह होता है। और शाख होती है जैसे टमाटर का पौधा, तुलसी का पौधा, ये हो गया। और होता है एक वृक्ष, जैसे जो हमारे आसपास सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो वृक्ष हैं, जैसे नीम का वृक्ष, आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। तो क्या है, आप अपने आप बता सकते हो कि वृक्ष क्या होता है। वृक्ष एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसका तना बहुत भारी होता है और मोटा होता है, भूरे रंग का होता है, कठोर होता है, लकड़ी जैसा होता है, और पौधे को वो खड़ा रखने में मदद करता है। तो ये हो गई वृक्ष की परिभाषा, है ना। उसके बाद देखो, आरोही लता क्या होता है। आरोही यानी ऊपर आजा, रूही रोही आजा, ऊपर आजा। तो आरोही मतलब ऐसी लताएं जो नीचे धरती पे उगती हैं और किसी का सहारा लेके ऊपर जाती हैं, आती हैं, ऊपर आती हैं, आरोही। तो देखो, कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता या क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे कि अमरबेल। अमरबेल आपने आसपास ज़रूर देखी होगी, पीले रंग की होती है। किसी पेड़ पे चढ़ जाती है और उसका जो भी वो पौधा खाना बनाता है सारा निचोड़ लेती है और वो पेड़ सूख जाता है। तो ऐसे लताएं जो नीचे धरती पे उगती हैं और किसी दीवार का, किसी पेड़ का, किसी लकड़ी का सहारा लेके ऊपर चढ़ती हैं, उनको हम कहते हैं आरोही लता। उसके बाद आ जाता है विसर्पी लता। कुछ पौधे भूमि की सतह से उगकर और भूमि की सतह पर ही फैलकर बढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं, विसर्पी लता। जैसे कि कद्दू का पेड़ हो गया। कद्दू का पेड़ तो चाहे हम, हाँ, कद्दू का पेड़ क्योंकि उसमें भारी भारी कद्दू लगते हैं ना, तो वो धरती पे ही ऐसे बढ़ती है। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गए, खीरा हो गया, ये सब क्या करते हैं, धरती से हो गए और धरती पे ही ऐसे सांप की तरह क्रीप करते हैं, रेंगते हैं। तो ऐसे लताएं जो धरती पे उग के धरती पे ही फैलती हैं, उनको हम कहते हैं विसर्पी लता, जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि। उसके बाद क्या है, शिराएं। शिराएं क्या होती हैं, पत्तियों पर पतली रेखाएं हैं। इन पतली रेखाओं को शिराएं कहते हैं। सभी तरह की पत्तियों पर बहुत सारी पतली पतली रेखाएं पाई जाती हैं, और इन पतली रेखाओं को, ये वाली पतली रेखाएं, इनको क्या कहते हैं, हम शिराएं कहती हैं। अभी इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद में आपको उदाहरण के साथ, प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगी। अब देखो, शिरा विन्यास क्या होता है। शिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिरा विन्यास कहते हैं। अलग अलग तरह की शिराएं होती हैं और वो जो भी पैटर्न बनाती हैं पत्तियों पर, उसको शिरा विन्यास कहते हैं। जो शिरा विन्यास होता है वो मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, एक जालिका रूपी शिरा विन्यास, एक समानांतर शिरा विन्यास। जालिका रूपी शिरा विन्यास, समानांतर शिरा विन्यास। अब देखो, जालिका रूपी शिरा विन्यास क्या होता है। कुछ पत्तियों में मोटी
मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न पाया जाता है, इसे जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। जैसे कि जालिका रूपी शिरा विन्यास आम में, जामुन में, सरसों में, पीपल में आदि में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो ये आपको डायग्राम दिया हुआ पत्ती, ये पत्ती में एक मोटी शिरा होती है, बीच में एक मोटी शिरा होती है और उसके आसपास बहुत सारी पतली पतली बारीक बारीक जाल जैसा पैटर्न बनाती हैं शिराएं। एक तो मेन मोटी हो जाती है और बाकी जो पतली पतली साइड में छोटी छोटी होती हैं वो बारीक शिराएं होती हैं। और इस तरह के शिरा विन्यास को क्या कहते हैं, जालिका रूपी शिरा विन्यास। उसके बाद देखो समानांतर शिरा विन्यास। समानांतर शिरा विन्यास, कुछ पत्तियों में शिराएं समानांतर रूप से चलती हैं, इस पैटर्न को समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए घास, गेहूं, चावल, मक्का, केले की पत्ती। इसमें क्या होता है, कोई बीच में मोटी मध्य शिरा नहीं होती है, सारी शिराएं एक जैसी होती हैं, बीच में एक पतली सी शिरा है और उसके बाद ये एकदम एक दूसरे के समानांतर हैं, सेम डिस्टेंस पे ऐसे 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 करके हैं। इस तरह की शिरा विन्यास को समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं, जिसमें जो शिराएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, उसको हम समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। उसके बाद देखो क्या है, मूसला जड़। कुछ पौधों में एक मुख्य जड़ होती है तथा उनमें बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, उसे मूसला जड़ कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों में, आम में, नीम में, जामुन में, इन सब में कैसी जड़ पाई जाती है, मूसला जड़। क्या होता है इसमें, एक तो मोटी मुख्य जड़ होती है और उससे बहुत सारी छोटे छोटे बारीक बारीक बाल निकले होते हैं या जड़ें निकली होती हैं, उसको हम मूसला जड़ कहते हैं। ये आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। उसके बाद देखो क्या है, झखड़ा जड़। झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़, कुछ पौधों में जड़ें समान माप की तथा एक गुच्छे में पाई जाती हैं, इन्हें झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। जैसे कि घास में, चावल में, गेहूं में आदि में। ठीक है, यहाँ पर आप एक बात याद कर लो कि जिसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा उसमें मूसला जड़ पाई जाएगी, जिसमें समानांतर शिरा विन्यास होगा उसमें झखड़ा जड़ पाई जाएगी। अभी आपको मैं उदाहरण से अच्छे से समझाऊंगी, पर यहाँ पर अभी ये बात याद रख लो, जिसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास है उसमें मूसला जड़ पाई जाएगी, जिसमें समानांतर शिरा विन्यास है उसमें झखड़ा जड़ पाई जाएगी। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है मूसला जड़ का। क्या है इसमें, एक मोटी मुख्य जड़ है, मूल जड़ है और उससे बहुत सारी छोटी छोटी पतली जड़ें निकली हुई हैं, इसको हम मूसला जड़ कहेंगे। और ये हमारी झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़ भी कह सकते हैं हम इसको। झखड़ा जड़ कह लो या रेशेदार जड़ कह लो, दोनों सेम बात है। आपको जो आसानी से याद हो जाता है आप वो याद कर सकते हो। इसमें क्या होता है, एक गुच्छे में एक ही जगह से बहुत सारी पतली पतली बारीक धागे जैसी जड़ें निकली होती हैं और इसको हम झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा बीज पत्र या कोटिलीडन्स। बीज पत्र या कोटिलीडन, आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों में याद करने की कोशिश करो। हिंदी में बीज पत्र कहते हैं और इंग्लिश में कोटिलीडन्स कहते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। देखो, बीज की कवर के अंदर बीज के भागों या बीज के हिस्सों को बीज पत्र कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को मोनोकोटिलीडन कहते हैं और द्विबीजपत्री को डाइकोटिलीडन कहते हैं। मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू यानी द्वि। मोनो मतलब वन या एक बीजपत्री, डाई मतलब द्विबीजपत्री या डाइकोटिलीडन। ठीक है, इंग्लिश में भी आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। उसके बाद आता है एक बीजपत्री। क्या होता है, कुछ पौधों के बीज के अंदर पतला बीज होता है, एक ही पतला बीज होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री पौधा कहा जाता है, जैसे कि मक्का, चावल, गेहूं आदि। इसमें क्या होता है, एक बीज होता है, उसके ऊपर एक कवर होता है, उस कवर के अंदर सिर्फ एक ही बीज पत्र पाया जाता है, उसको हम एक बीजपत्री कहेंगे। उसके बाद आता है हमारा द्विबीजपत्री। जिन पौधों के बीज में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। यानी कि एक बीज है, उसके ऊपर छिलका है, उस छिलके के अंदर उस छिलके के अंदर दो बीज पत्र पाए जा रहे हैं, हम उसको द्विबीजपत्री कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एक बीजपत्री पौधा। एक बीजपत्री पौधा क्या है, एक बीजपत्री पौधों में समानांतर शिरा विन्यास और झखड़ा जड़ होता है। यानी अभी मैंने क्या बताया था कि जिन पौधों में समानांतर शिरा विन्यास होगा उसमें झखड़ा जड़ पाई जाती है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बीजपत्री पौधा। ऐसा पौधा जिसमें एक बीज पत्र है, ऐसा पौधा जिसमें एक बीज पत्र है उसमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है और झखड़ा जड़ पाई जाती है। यहाँ तीन चीज़ें आपको एक साथ याद रखनी है।
अगर एक पौधा एक बीजपत्री है तो उसमें उसकी पत्तियों में शिरा विन्यास समानांतर पाया जाएगा और उसमें जो जड़ तंत्र है वो झकड़ा जड़ पाई जाएगी। एक बीजपत्री में समानांतर शिरा विन्यास तथा झकड़ा जड़ तंत्र पाया होता है। एक ये बात हो गई याद। उसके बाद आता है द्विबीजपत्री पौधा। द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास तथा मूसला जड़ पाई जाती है। ठीक है, द्विबीजपत्री में मूसला जड़ और जालिका रूपी शिरा विन्यास, ये तीन चीज़ें एक साथ याद रखनी है। अब याद करो, देखो एक बीजपत्री में क्या है, एक बीजपत्री पौधे में झकड़ा जड़ पाई जाती है और समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधे में मूसला जड़ पाई जाती है और जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। ये याद कर लो अच्छे से। बस यही इस पूरे पाठ का निचोड़ है। अगर आपने ये तीन चीज़ें याद करी ना, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, झकड़ा जड़, मूसला जड़, समानांतर शिरा विन्यास, जालिका रूपी शिरा विन्यास, बस यही है इस पाठ में सबसे ज़्यादा खास। तो यहाँ पर ये द्विबीजपत्री का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर दो बीजपत्र दिए हैं, ये हैं 1 2। जैसे चने का बीज अगर आप खोलोगे ना, चने को अगर बीज से खोलोगे तो उसमें एक ही साइड वाला एक ही साइड वाला, मटर को खोलोगे तो भी एक दो उसमें 2 भाग निकलेंगे। लेकिन अगर आप मक्का को देखोगे, गेहूँ को देखोगे, चावल को देखोगे तो उसको अगर आप बीज से खोलने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा। ऐसे उसके 2 ढक्कन जैसे नहीं निकलेंगे। तो वो एक बीजपत्री पौधे का या एक बीजपत्र का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद परिभाषा है एक अनुकूलन क्या होता है। पौधे तथा जंतुओं में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो उन्हें अलग अलग स्थानों में जीवित रहने में मदद करते हैं, इसे अनुकूलन कहते हैं। अलग अलग जीवों में कुछ अलग अलग तरह के गुण पाए जाते हैं जो उनको विभिन्न परिस्थितियों में रहने लायक बनाते हैं। उसके बाद आवास देखो क्या है, वह स्थान जहाँ कोई जीव जंतु रहता है वह उसका आवास कहलाता है। जैसे समुद्री कछुए का आवास समुद्र या महासागर हो सकता है। ऊँट का आवास ठंडा या गर्म मरुस्थल। ठंडे मरुस्थल वाले ऊँट अलग होते हैं, गर्म मरुस्थल वाले ऊँट अलग होते हैं। इसको हम पुस्तक से पढ़ेंगे अच्छे से, आप परेशान मत होइए। और उसके बाद है बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। बुरांश एक फूल वाला पौधा होता है लाल रंग का और ये पर्वत में पाया जाता है, तो इसका आवास पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद देखो थलीय आवास क्या होता है। थल या धरती पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। जैसे वन, घास, मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, ये सारी थलीय आवास के उदाहरण है। उसके बाद देखो जलीय आवास क्या होता है। जल में रहने वाले पौधों और जीव जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं, जैसे तालाब, झील, नदी, महासागर आदि। उसके बाद देखो उभयचर, यानी कि कुछ ऐसे कुछ जीव व पौधे जीवन यापन के लिए भूमि और जलीय दोनों प्रकार के आवासों का प्रयोग करते हैं। ऐसे जीवों को उभयचर कहते हैं, जैसे कि मेंढक, ब्रायोफाइट्स एक तरह के पौधे होते हैं जो कि वैसे तो धरती पर रहते हैं लेकिन उनको पानी की भी आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। और मेंढक को आपने देखा होगा पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी आके टर करता है बारिश के दिनों में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो हमने यहाँ पढ़ा था जालिका रूपी शिरा विन्यास, यानी कि जालिका रूपी शिरा विन्यास में क्या होता है, एक तो मुख्य शिरा होती है मोटी सी और उसके साइड से बहुत सारी पतली पतली शिराएं निकलती हैं और उसके साथ साथ वो पतली शिराएं एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। एक मिनट, देखो ये जाल दिख रहा ना, ये वाला, ये पीपल एक जालिका रूपी शिरा विन्यास वाला पौधा है। और ये देखो टमाटर का पौधा, इसमें देखो ऐसे ही है ये।